समाज में जाति पाति। जाति क्या है? आज भी भारत के सभी लोगों में जाति पाति की बातें देखने को मिलती है। यहाँ अधिकतर लोग अपने आप को किसी न किसी जाति का मानते हैं। अक्सर जाति के आधार पर कुछ लोगों को जन्म से ऊंचा और कुछ लोगों को जन्म से नीचा माना जाता है। यहाँ तक कि समाज के कुछ लोगों को अछूत भी माना जाता है। उन लोगों पर तरह तरह का अत्याचार भी किया जाता है। तुम्हारे गांव या शहर में भी लोग कई जातियों में बटे होंगे और एक दूसरे से जाति पाति के अनुसार व्यवहार करते होंगे। इन विषयों पर तुम कई बार बातचीत करते होंगे, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जाति क्या है और जाति की पहचान क्या है? उदाहरण के लिए तुम कुछ लोगों का परिचय पढ़ो। मैं रामू टेलर हूं, मैं गजानन पंडित हूं, मैं भीकू लोहार हूं, मैं शरदचंद्र शिक्षक हूं। तुमने जरूर भीरू को लोहार जाति का माना होगा, परंतु तुमने रामू टेलर को टेलर जाति का नहीं कहा होगा। तुम शायद सोच रहे हो कि लोहार जाति है, पर टेलर तो जाति नहीं, यह एक धंधा है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? आओ, इसके कुछ कारण स्पष्ट करें। तुम पढ़कर बताओ कि क्या तुम्हें ये कारण ठीक लगते हैं। 1. टेलर एक जाति नहीं है, क्योंकि कोई जन्म से टेलर नहीं बन सकता। कोई भी कपड़े सिलने का काम सीखकर टेलर बन सकता है। 2. टेलर एक जाति नहीं है, क्योंकि सब टेलर आपस में शादी करें ऐसा कोई नियम नहीं है। टेलर का लड़का कचहरे के बाबू की लड़की से शादी कर सकता है या फिर शिक्षक की लड़की से। ऐसा कोई नियम नहीं है कि टेलर का लड़का टेलर की लड़की से ही शादी करे। 3. टेलर जाति नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वह टेलर के साथ ही उठ बैठ सकता है। टेलर के हाथ का खाना ही खा सकता है। इसलिए टेलरी केवल एक धंधा है, जाति नहीं। जाति जन्म से तय होती है। एक जाति के लोग केवल आपस में शादी कर सकते हैं, जाति के बाहर शादी नहीं कर सकते। यह भी तय होता है कि एक जाति के लोग किसके साथ उठ बैठ सकते हैं, किसके हाथ का खाना खा सकते हैं आदि। जाति व्यवस्था में एक और बात देखने को मिलती है, वह है लोगों को जन्म से ऊंचा या नीचा मानना। जो लोग जात पात मानते हैं वे एक ब्राह्मण को चाहे वह कितना भी अनपढ़ हो ऊंचा मानेंगे, न कि किसी अछूत कहलाने वाले को चाहे वह कितना भी विद्वान हो। तो आओ थोड़ा समझे कि क्या पुराने जमाने में भी जाति पाति की ऐसी बातें मानी जाती थीं? तब वे किस रूप में मानी जाती थीं और किस तरह फैली? क्या उन दिनों भी जाति पाति का किसी ने विरोध किया या नहीं? पिछले पाठों में तुमने पुराने जमाने के कितने ही लोगों से मुलाकात कर ली है। उत्तर भारत के किसान, वेल्लाल किसान, पेरियार मजदूर, ब्राह्मण, शबर वनवासी, सियाडोनी नगर के व्यापारी व कारीगर, छोटे बड़े राजा और सामंत। तुमने इन लोगों के आपसी रिश्तों को भी देखा और समझा है। अब इन रिश्तों की एक और खास बात पर हम ध्यान देंगे, वह है जाति पाति के संबंधों की बात। लाचार शिकारी अछूत जाति बने। शबर वनवासी तो जंगलों में अलग रहते थे, उनका अपना मुखिया भी था। शबर लड़के की दी हुई भेंट राजा हर्ष ने स्वीकार भी कर ली थी। यानी उन दिनों तो शबरों को अछूत नहीं समझा जाता था, लेकिन कई और कबीलों और झुंडों के लोगों को समाज में अछूत का सबसे निचला स्थान दिया जा चुका था। आओ पढ़े कि यह कब और कैसे हुआ। निषाद, चांडाल, केवट, तुमने अक्सर ये नाम सुने होंगे। ये वे लोग थे जो बहुत पुराने समय से शिकार करके जिया करते थे। तुमने कक्षा 6 के पाठों में पढ़ा कि कैसे गौतम बुद्ध और राजा अशोक के समय में गंगा यमुना के मैदान में खेती फैलने लगी थी। जिन जंगलों में निषाद, चांडाल जैसे शिकारी शिकार करते थे, उन जंगलों को काटा गया और गांव बसाए गए। गांव बसाने वाले लोगों और जंगलों में रहने वाले कबीलों के बीच लड़ाई भी होती।
मगर गांव बसाने वाले लोगों के लोहे के तीर और तलवार के सामने शिकारी लोग टिक नहीं पाए। उनके जंगलों की जगह गांव व शहर बसते गए। ऐसे में शिकारी कबीले क्या करते? बहुत दिनों से कबीले तो दूसरे जंगलों में चले गए, मगर कई लोग नए गांव शहरों के आसपास ही रह गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? गांव व शहर के लोगों को जंगल की कई चीजों की जरूरत पड़ती थी, जैसे लकड़ी, बांस, खाल, मांस, कंदमूल, फल, शहद आदि। कई शिकारी लोग इन चीजों को जंगलों से बटोर कर लाने लगे व गांव शहरों में बेचने लगे। जंगल की चीजों के बदले उन्हें अनाज, कपड़ा, लोहा आदि मिल जाता था। समय के साथ कई सारे शिकारी लोग गांव शहरों के आसपास बसने लगे। उन्हें शहर या गांव के बीच रहने तो नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने बाहर ही अपनी बस्तियां बना ली। अब धीरे धीरे गांव शहर के लोग इन शिकारियों से कई और तरह के काम करवाने लगे। वे उन्हें ऐसे काम देने लगे जो वे खुद नहीं करना चाहते थे, पर जो उनके लिए जरूरी भी थे, जैसे मांस के लिए जानवर मारना, मरे जानवर को हटाना, उसकी खाल निकालकर साफ करना, चमड़ी की चीजें बनाना, मछली मारना, लकड़ी काटना, शमशान में काम करना। वे इन्हें गंदे काम मानते थे, इसलिए अब लाचार, चांडाल, निषाद आदि शिकारियों से इन्हें करवाने लगे। साथ ही उन्होंने यह नियम बना दिया कि शिकारी कबीले इन कामों को छोड़कर और कोई काम धंधा नहीं करेंगे। गांव शहर के लोग कहने लगे कि ये लोग गंदे काम करते हैं, इसलिए ये पवित्र नहीं हैं। इन्हें छूने या देखने से ही बाकी लोग अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए इन्हें अछूत माना गया और कहा गया कि जो निषाद, चांडाल आदि कुल में जन्म लेगा वह जन्म से अछूत बन जाएगा और बड़ा होकर वही काम करेगा जो उनके लिए तय किए गए हैं। गांव व शहर के लोग इन शिकारी लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन लोगों की बोलचाल, वेशभूषा, रीति रिवाज भी गांव शहर वालों से बहुत फर्क थे। इस कारण से गांव शहर के लोग इन शिकारियों से हिल मिलकर रहना नहीं चाहते थे। अछूत बनाए गए कबीलों के लोग आपस में ही उठते बैठते रहे, आपस में ही शादी ब्याह करते रहे। वे अपने पुराने देवी देवताओं व रीति रिवाजों को मानते रहे। राजा हर्ष के समय तक आते आते यानी सन 600 तक और जंगल कटे और खेत बढ़े, सिंचाई के साधन बढ़े, खेतों में काम भी बढ़ा। खेतों में काम करने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ी। तब इन अछूत मानी जाने वाली जातियों से खेतों से मजदूरी करवाई जाने लगे, पर उन्हें कभी खुद जमीन का मालिक बनने का अधिकार नहीं था। तुम तलेवछंगाड़ू गांव में वेल्लाल किसानों के परियार मजदूरों से मिले हो। यह परियार मजदूर भी अछूत जाति के माने जाते थे। क्या तलेवछंगाड़ू में परियार लोग खेती के मालिक थे? अछूतों की मेहनत पर समाज के अनेक जरूरी काम चलते थे, पर इन्हीं मेहनत करने वालों को अपवित्र, अछूत बताकर उनका अपमान होता रहा। इस प्रकार वही कबीले जो जंगलों में आजादी से शिकार करते थे, सारा जंगल जिनका था, वे उसी स्थान पर कई अपमान सहते हुए दूसरों की सेवा करने लगे। समाज में सबके लिए जाति पाति के नियम। बहुत पहले से समाज में ब्राह्मण अपने को सबसे पवित्र व ऊंचा मानते आए थे। दूसरी तरफ सबसे नीचे का दर्जा अछूत कही गई जातियों को दिया गया। अलग अलग इलाकों में जो राजा वंश बन रहे थे, उनके कुलों को क्षत्रिय मानकर ऊंचा दर्जा मिला। वेल्लाल किसान जैसी कई और जातियों को शूद्रों का निचला दर्जा दिया गया। कई तरह के व्यापारियों, कारीगरों की भी जातियां हो गई, जैसे कुम्हार, बढ़ई, लोहार, माली, कहार, तांबुलिक, सोनार, गंधिक, वणिक, बनिया। इनमें से कुछ लोगों को तुम सियडोनी शहर में मिले हो। समाज के सभी तरह के लोगों के लिए नियम कायदे बन रहे थे कि कौन किससे ऊंचा होगा और कौन नीचा, किसके बीच रोटी बेटी का रिश्ता होगा और किन के बीच नहीं, कौन किसकी सेवा करेगा और कौन सेवा करवाएगा।
समाज में लोगों के बीच जो रिश्ते बन रहे थे, उन्हें देखते हुए आपसी व्यवहार के कई नियम कायदे धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों में लिखे जाने लगे। धर्मशास्त्र ग्रंथों को ज्यादातर ब्राह्मणों ने तैयार किया। इनमें लिखा गया कि लोग जिस जाति में जन्म लेते हैं, उसी जाति का धंधा उन्हें अपनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने बाप दादाओं का धंधा नहीं करता तो वह अधर्म है और उसे पाप लगेगा। इसी तरह दूसरी जाति में शादी करना भी पाप है और ऐसा करने वाले को भी दंड दिया जाएगा। उन दिनों लोगों के बीच ऊंच नीच का भाव लागू करने की भी बहुत कोशिश की गई। धर्मशास्त्रों में ये लिखा गया कि अगर एक ब्राह्मण और एक शूद्र एक ही तरह के अपराध करते हैं, तब भी ब्राह्मण को कम दंड और शूद्र को अधिक दंड दिया जाना चाहिए। अगर ऊंच जाति के लोग पैसा उधार लेते हैं तो उनसे कम ब्याज लेना चाहिए। अच्छे जरी रेशम के कपड़े ऊंची जाति के लोग ही पहन सकते हैं। नीचे जाति के लोगों को फटे पुराने व सादे कपड़े ही पहनने चाहिए। नीचे जाति के लोगों को हर तरह से ऊंची जाति के लोगों की सेवा करनी चाहिए। मंदिरों व यज्ञों में ऊंची जाति के लोग ही भाग ले सकते हैं, नीचे जाति के नहीं। धर्मशास्त्रों में लिखने के अलावा ब्राह्मणों ने राजाओं से कहा कि जो लोग जात पात के नियम तोड़ते हैं, उन्हें दंड दिया जाए। उनका कहना था कि अगर राज्य में जात पात के नियम लागू न होंगे तो अनर्थ हो जाएगा। नीची जातियां बराबरी करने लगेंगी और ऊंची जातियों की सेवा नहीं करेंगी। ऐसे में राज्य कैसे चलेगा? तुम देखते होंगे कि नियम बनते हैं, पर कई बार लोग नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। इसी तरह उन दिनों जाति पाति के नियम तो बन रहे थे, पर उन्हें कभी कभी जरूरत पड़ने पर अनदेखा भी किया जाता था। इस बात के उदाहरण मिलते हैं कि कोई शूद्र जाति का होकर भी राजा बन गया और क्षत्रिय जाति के राजा ने दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली। फिर भी आज की तुलना में उन दिनों इन नियमों का ज्यादा सख्ती से पालन होता था। जात पात की बातें पूरे भारत में फैली। शुरू शुरू में जात पात के नियम सिर्फ गंगा यमुना के मैदान और मालवा जैसे पुराने जनपदों के इलाके में ही माने जाते थे। भारत के अन्य भागों में, जैसे आज जहां बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, कश्मीर, केरल आदि प्रदेश हैं, जात पात की बातें फैली नहीं थी। मगर जैसे जैसे सब इलाकों में राजा, महाराजा और सामंत बने, जैसे जैसे उन इलाकों में ब्राह्मण बसते गए, वैसे ही जात पात की बातें भी फैलती गईं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु इलाके में एक कबीला बहुत पुराने समय से रहता था। ये था वेलिरों का कबीला। इस कबीले के अपने मुखिया थे और पुजारी थे। उनके देवता थे मुरुगन। वेलिर लोग मुरुगन और अपनी एक देवी माता के लिए नाचगान करते थे। वह पशु बलि चढ़ाते थे। धीरे धीरे वेलिर कबीला खेती करने लगा। उनके कई गांव बसे। वेलिर लोगों में ऊंचे नीचे का फर्क आना शुरू हुआ। वेलिरों के मुखिया राजा बनने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों को अपने इलाके में बुलाकर बसाया। जब ब्राह्मण जाकर वेलिरों के बीच बसे तो वे वेलिरों के राजा को ऊंची जाति का क्षत्रिय बताने लगे। वेलिरों के पुजारी को ब्राह्मण जाति का दर्जा दिया गया। उन्हें वेद पाठ करना, यज्ञ करना सिखाया गया। वेलिरों के ये पुजारी आगे जाकर द्रविड़ जाति के ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मणों ने वेलिर कबीले के खेती करने वाले लोगों को नीची शूद्र जाति का बताया। यही किसान वेल्लाल भी कहलाए। इन्हीं से हम तलेच्छंगाड़ू में मिले थे। जात पात का विरोध। जात पात के भेदभाव का शुरू से ही बहुत विरोध हुआ। सबसे पहले तो गौतम बुद्ध, महावीर और उनके विचारों को मानने वाले लोगों ने ही इस बात का खंडन किया कि ब्राह्मण जन्म से ही सबसे ऊंचे और पवित्र है। उनका विचार था कि जन्म के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करना गलत है। बाद में कई और संत हुए जिन्होंने जाति के भेदभाव को ठुकरा कर जीने की कोशिश की। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज अपने देश में जो कुछ कानून लागू हैं, उनके अनुसार तो जात पात का भेदभाव करने से दंड मिल सकता है। छुआछूत मानना, कुएं, स्कूल, अस्पताल, होटल, मंदिर
आदि सार्वजनिक जगहों में हरिजनों को न आने देना कानूनी जुर्म है। पर जात पात को खत्म करने के कानूनों के बावजूद ये भेदभाव पूरी तरह मिट नहीं पाए हैं।